नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की क्लास है और एडीओ की क्लास में हम क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। ये जो टॉपिक है, पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति। पंचायत के पदाधिकारी मतलब जनपद, जिला, ग्राम पंचायत कैसे पद से हटाना है, उसके संबंध में कार्रवाई। ठीक है, तो इस सब चीजों को आज हम क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में देखेंगे दोस्तों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, धारा बोलते हो तो इसी में 7-8 इंपॉर्टेंट धारा है। इसी में 7-8 धाराएं ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस कार्रवाई को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब आप चुनाव जिताते हो, पंचायत के पदाधिकारियों को पद पर भेज तो देते हो, लेकिन या तो वो 5 साल बाद हटेंगे, अगर उनको पहले ही हटाना है तो उसके संबंध में जो कार्रवाई है, जो नियम है, उसके बारे में बताया गया है। पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति। पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति किस किस प्रकार से होगी? एक तो अविश्वास प्रस्ताव से होगी, रिकॉल से होगी, निलंबन से होगी, हटाने से होगी और त्यागपत्र से होगी, है ना। या तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि भाई पंचायत के जो पंच, सरपंच और सदस्य हैं उसको आप पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो आपको हटा रहे हैं, अविश्वास। रिकॉल, मैं तुमको जिस पद पर जिता के भेजा था, तुम उस पद के लायक नहीं हो, तो मैं तुमको वापस बुला रहा हूं। पूरे भारतीय शासन प्रणाली में रिकॉल का फॉर्मेट केवल ग्राम पंचायत में है। निलंबन, तुम्हारे ऊपर अगर कोई आरोप लगा है और तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, आरोप लगा है, तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा और जांच की जाएगी। जांच के बाद अगर तुम आरोप में सिद्ध पाए गए, दोषी पाए गए, तो धारा 40 के तहत आपको हटा दिया जाएगा, या फिर वो सबको हटा के आप अपने मन से त्यागपत्र देके जा सकते हो। तो इस प्रकार से पंचायत के पदाधिकारी हटते हैं। ये पूरा अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच के लिए धारा 21 में है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच के लिए किस में है? धारा 21 में है। ठीक है, यहां आपको दो दो धाराएं याद हो जाएगी। सरपंच और उप सरपंच के लिए धारा 21 में जस्ट 7 जोड़ोगे, धारा 28 में जनपद और जिला के लिए, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जस्ट 7 जोड़ोगे, धारा 35 में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, तो अब याद हो गया, है ना। धारा 21 में क्या आएगा? ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव। 21 के बाद 28 में क्या आएगा? जनपद का अविश्वास प्रस्ताव। 28 के बाद 35 जिला का अविश्वास प्रस्ताव। तीनों में अलग अलग धाराओं में अविश्वास प्रस्ताव की बात कही गई है, लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, ये 3 धारा हमको अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित याद हो गए। ठीक, अब इसी में अगर आप एक कम कर दो, धारा 20 ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन और अवधि। ठीक है, इसमें एक कम कर दो, धारा 27 जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन और अवधि, इसमें एक कर दो। धारा 34 जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और अवधि। ये देखो, तीनों के प्रथम सम्मेलन और अवधि भी याद हो गए, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आगे पीछे धारा करके आपको याद करना है। ठीक है, जो धारा वाला आपका कंफ्यूजन है, बीच बीच के धाराओं के आगे पीछे कर करके याद कीजिए। अपने को पता बहुत इंपॉर्टेंट धारा है अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लाया जाता है? ग्राम पंचायत प्रमुख के लिए। ग्राम पंचायत प्रमुख कौन? सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ग्राम पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 में है, जनपद का 28 में है, जिला का 35 में है। इन्हीं धाराओं में से एक एक कम कर दो। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि, जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि, जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि। ठीक है, तो ये हो गई किसके? अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा रिकॉल मतलब प्रत्यावर्तन, ये बाद में जोड़ा गया, इसीलिए धारा 21 का, है ना। तो ये 21 किस में आ रहा है? ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। तो आप केवल ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को, जैसे सरपंच और पंच, प्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब जिनको आपने वोट दिया है। उप सरपंच के लिए आप वोट नहीं देते, आप पंच के लिए वोट देते हो। पंच लोग अपने में से एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, तो उप सरपंच का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, लेकिन सरपंच को आप वोट दिए हो और पंच को आप वोट दिए हो, तो ये क्या हो गए?
प्रत्यक्ष हो गए, है ना। तो प्रत्यक्ष पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष पदाधिकारी, यहां क्या बोला, ग्राम पंचायत के प्रमुख, यहां क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत, ये यहां क्या बोल रहा है, पंचायती राज के प्रमुख, तीनों स्तर पर पंचायती राज के प्रमुख को हटाएंगे अविश्वास प्रस्ताव से, है ना। रिकॉल और प्रत्यावर्तन ग्राम पंचायत के कौन, प्रत्यक्ष निर्वाचित, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित कौन, पंच और सरपंच को अगर आप चुनाव जीत के पद पे भेजे हो तो पद से वापस बुला लो, पद से हटा दो, ठीक है, वो होता है रिकॉल। निलंबन, अगर आपके ऊपर कोई अपराध दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ इल्जाम लगा है, तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस चलेगा। जब अपराध दोषी होगा तो धारा 40 के तहत हटा दिया जाएगा। ये दोनों आसपास है, सस्पेंड होगा 39 में, सस्पेंड होगा 39 में, अगर दोषी पाया गया तो टर्मिनेट हो जाएगा 40 में, ठीक है। या फिर 37 में आप क्या कर सकते हो, 37 में आप त्याग पत्र दे सकते हो, और 38 में क्या है, पुनर्नियुक्ति। 37 में त्याग पत्र है और 38 में क्या है आपका, पुनः नियुक्ति। 38 में जो पद खाली है उस पर वापस नियुक्ति, ठीक है। तो देखो यहां तक हो गया, है ना, पूरा लाइन से याद हो गया, ठीक है। 38 में क्या है, रिक्तियों को भरा जाना, 38 में क्या है, रिक्तियों को भरा जाना। त्याग पत्र देने से, है ना, 37 के द्वारा त्याग पत्र देने से जो पद खाली हुआ है या हटाने से जो पूरा पद खाली हुआ है वो पद को वापस भरना धारा किसमें, धारा 38 में, किसमें, धारा 38 में, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक, फटाफट। धारा 21, है ना, अविश्वास, अविश्वास कहां, ग्राम पंचायत में, ठीक। उसके बाद धारा 28 अविश्वास, ठीक है, कहां, जनपद में। धारा 35 अविश्वास कहां, जिला में, ठीक है। उसके बाद 28 के बाद धारा क्या आएगा, चलिए ये हो गया। 21 का कर लेते पहले, 21 क्या, रिकॉल, ठीक है, रिकॉल कहां, केवल ग्राम पंचायत में। धारा 20 इससे एक पहले क्या, अवधि, है ना, प्रथम सम्मेलन और पद अवधि, ठीक है, किसके लिए, धारा 20 किसके लिए, ग्राम पंचायत के लिए। धारा 27, ठीक है, 27 किसके लिए, जनपद के लिए। जनपद के लिए क्या है यहाँ पे, पद अवधि और प्रथम सम्मेलन। धारा 34 क्या, जिला के लिए पद अवधि और प्रथम सम्मेलन। उसके बाद धारा 37 क्या होगा, त्याग पत्र, ठीक है। अब जगह खाली हो गया तो धारा 38 में क्या, रिक्ति का भरा जाना, ठीक है, रिक्ति का भरा जाना। धारा 39 में क्या है, गलती करोगे तो निलंबन, और धारा 40 में क्या है, पद से हटाना। तो देखो कितनी सारी धारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धारा चुटकियों में याद हो गई, ठीक है। 21 को बेस बना लो, अविश्वास प्रस्ताव, 28 अविश्वास प्रस्ताव, 35 अविश्वास प्रस्ताव। इससे एक पहले 20 प्रथम सम्मेलन पदावधि, 27 प्रथम सम्मेलन पदावधि, 34 प्रथम सम्मेलन पदावधि, 21 का रिकॉल, ठीक है। उसके बाद 37 से चालू करो, त्याग पत्र, जगह खाली हो गया, भरना है तो 38 में, गलती करोगे 39 में निलंबन और 40 में पद से हटाना, ठीक है। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा यहीं से याद हो गई। तो चलिए आज की कार्रवाई को प्रारंभ करते हैं दोस्तों, फटाफट चलेंगे, स्पीड ज्यादा रहेगा, मैं जो बोलूंगा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, लिखने में हो सके मेरे से गलती हो जाए हड़बड़ी में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब सरकार को गिराना होता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। ये किसके द्वारा लाएगा, सदस्यों के। सदस्य कौन से, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य जो वहां पे हैं, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके लिए लाएगा, तीनों स्तर पर पंचायत प्रमुख के लिए। यहां पर पंचायत प्रमुख कौन होता है, पंचायत प्रमुख होता है ग्राम पंचायत में उप सरपंच, सरपंच, जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना। किसके द्वारा लाया जाएगा, ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा। ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचित पंच। जनपद पंचायत में कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य जिसको बोलते हैं बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जिला पंचायत में कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य जिसको बोलते हैं डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो सदस्य लोग चुनाव जीत के गए हैं उन लोग, ठीक है। किसके खिलाफ लाया जाएगा, हमेशा याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पंचायत प्रमुख के खिलाफ लाया जाएगा। प्रमुख कौन होगा, ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच,
जनपद में कौन? जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। जिला में कौन? जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं पंचायती राज में कौन आदमी 2 पद धारण करता है? तो पंचायती राज में उप सरपंच 2 पद धारण करता है। क्यों? क्योंकि पंच ये क्या है? ये पंच भी है और उप सरपंच भी। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष 2 पद धारण करता है। ये जनपद पंचायत सदस्य भी है और अध्यक्ष भी। उपाध्यक्ष भी क्या है? सदस्य भी है, उपाध्यक्ष भी। जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य भी है, उपाध्यक्ष भी, सदस्य भी, अध्यक्ष भी, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी है और सदस्य भी है। तो ये लोग 2 पद धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ये चुनाव जीत के आते हैं सदस्यों के रूप में, और उसके बाद उन्हीं लोग आपस में एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष, और ग्राम पंचायत के पंच लोग एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो इन लोग 2 पद धारण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। परिस्थिति, यदि प्रमुख एवं उप प्रमुख ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तथा पंचायत के हितों का अनदेखी कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक ही आधार है कि जो पंचायत प्रमुख है वो अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मतलब अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पंचायत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके जो सदस्य है बाकी लोग, उन लोग क्या ला देंगे? अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने एवं पारित करने का तरीका। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने और पारित करने का तरीका कैसा होगा? यदि सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ है, तो मान लो सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ है, तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा? सरपंच एवं उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने और उस पर मतदान करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हो तो उस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा? बैठक होगा, और उस पर क्या होगा? चर्चा होगी। चर्चा के बाद क्या होगा? वोटिंग होगा। ये याद रखेगा। इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। याद रखना है ना, इस बैठक की अध्यक्षता वह पदाधिकारी नहीं करेगा जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अपितु बैठक की अध्यक्षता कोई सरकारी आदमी करेगा। अब बैठक की अध्यक्षता सरकारी आदमी को इसलिए दे रहे हैं भैया, क्योंकि जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए हो उसी को बैठक की अध्यक्षता करने दोगे ना, तो ऐसा गेम खेलेगा कि वो हटेगा ही नहीं। ठीक है, वो अविश्वास प्रस्ताव फेल कर देगा, है ना। ऐसा माना जाता है जो आदमी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो क्या कर सकता है? प्रस्ताव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वो बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव जब भी आएगा और उसमें जो भी बैठक होगी, अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा और मतदान के लिए जो भी बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता हमेशा सरकारी आदमी करेगा। कौन करेगा? सरकारी आदमी। ठीक है, जो इसके लिए नियुक्त किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। ये याद रखिए, जो माहौल में उपस्थित है, जो जगह पे उपस्थित है और जो मतदान कर सकता है, उसका 3/4 बहुमत हो, पहला कंडीशन। और वो 3/4 बहुमत जो आपको मिल रहा है वो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ज्यादा हो, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, तो पहला लाइन उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4, और जो 3/4 है वो किसका? कुल सदस्य, टोटल सदस्य जो पंचायत को बना रहे हैं उसके 2/3 से अधिक होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, है ना। अब यहां पे ऑप्शन देख लो कैसे दिया है। अगर पंचायत में 12 सदस्य हैं और ये सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष बैठक बुलाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन 12 सदस्य में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, अब मान लो 12 सदस्य है, पंचायत में कितने हैं? 12 सदस्य। सभी 12 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विशेष बैठक आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग बोल रहे हैं हटा दो। यह अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब इन 12 सदस्यों में से 9 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान देने वाले कितने सदस्य? सबको ले लेते हैं। उपस्थित और मतदान देने वाले कितने सदस्य? 12, है ना। 12 का 3/4 निकालो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। ये कौन सा है? उपस्थित और मतदान देने वाला। अब जो ये 3 उपस्थित और मतदान देने वाले हैं ये कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होने चाहिए, तो इसका 2/3। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, है ना। 9 अधिक है 8 से, अगर 9 लोग वोट दे दिए तो वो हट जाएगा,
कहानी समझ में आई? सबसे पहले किसका निकालना है? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। 3/4 निकाल लिए, 9 आया। और ये 9 कुल सदस्य संख्या, जितने लोग टोटल हैं कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। 2/3 आया 8, तो 8 से अधिक है 9, इसीलिए ये पास हो जाएगा। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में यही चलेगा, तीनों में नियम यही है। मान लीजिए ग्राम पंचायत में उस सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है ना। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, कुल 18 है, उपस्थित 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। कुल 18 सदस्य, ठीक है, कुल 18 सदस्य है ना, और उपस्थित 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। कुल 18 सदस्य, 18 का 2/3 निकालो तो जी, है ना, 3 3 एकम 3, 3 छिक 3 पंचे 15, 3 छिक्के 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिक 18। ठीक है, 3 छिक 18, 6 दूनी कितना हुआ? 12। 2/3 कितना आया? कुल सदस्य का 2/3 आया 12, और पक्ष में वोट कितने पड़े हैं? केवल 11, तो वो 12 से 11 छोटा हो गया, ये 3/4 वाला छोटा हो गया, इसलिए पास नहीं होगा। मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, जिला पंचायत की बात कर रहा है, 32 है, 2 स्थान रिक्त है, पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया है, मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में है, 9 मत विरोध में आए हैं, 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, है ना। अब 32 बोल रहा है, ठीक है, 2 खाली हैं, मतलब टोटल हो गया 30 लोग हैं, 30 लोग टोटल, अभी 30 लोग हैं, 30 लोग वोट डाले हैं। कितने लोग वोट डाले हैं? 30 लोग वोट डाले हैं। ठीक है, तो 30 लोग वोट डाले हैं, तो पक्ष में कितना आया है? 19। विपक्ष का छोड़ दो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, पक्ष में कितना आया है? 19। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 30 लोग उपस्थित है, 30 लोग मतदान करेंगे, इसका कितना निकाल दोगे? इसका निकाल दोगे 3/4, है ना। तो 4 पंचे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28। अब इसी को जोड़ लो, 7 तिया 21, 3/4 बहुमत आ ही नहीं रहा है, मिला कितना है? 19। पहला लाइन फेल, है ना। अब कुल सदस्य संख्या का भी 2/3 निकाल लो। ठीक है, 32 का 2/3 निकाल लो। ठीक है, 3 दाम 30, है ना, और ये कितना होगा? 10 दूनी 20, 20। तो यहां भी 19 से कम आ रहा है, तो भी पास नहीं होगा। ठीक है, आप अगर संख्या ऊपर नीचे करके देखोगे तो भी पास नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिए, जो लोग एक्चुअल में वोट वहां डाल सकते हैं, अब सर एक्चुअल में वोट डाल सकते हैं, कौन लोग वोट नहीं डाल सकते? अब मान लो पंचायत में किसी विशेष सदस्य को बुलाया गया है ना, जो विषय का ज्ञान रखता है, मनोनीत है, पर वो पंचायत की बैठक में बोल सकता है, वोट नहीं डाल सकता, तो किसी भी चीज में वोट नहीं डाल सकता। तो जो लोग चुनाव जीत के प्रत्यक्ष आए हैं, उन्हीं लोग वोट डाल सकते हैं, तो उनका 3/4 बहुमत, और कुल सदस्य संख्या जितनी सीट है उसका 2/3 बहुमत, तो ये 2/3 और 3/4 में 3/4 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता, पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निम्न अधिकारी है ना। अविश्वास प्रस्ताव ला गया, ग्राम पंचायत में लाओगे तो सरपंच और उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे, पढ़े हैं कौन? सरकारी आदमी करेगा, और वो सरकारी आदमी होगा कौन? नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी राजस्व करेगा, है ना। नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी करेगा। जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव में कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी। जिला पंचायत में कौन करेगा? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी राजस्व, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कौन करेगा? कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी। जिला पंचायत में कौन करेगा? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। अब जिला पंचायत कलेक्टर का लेवल का है, तो वो कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता करेगा। उससे छोटा जनपद डिप्टी कलेक्टर लेवल का, और उससे छोटा कौन? नायब तहसीलदार, सरपंच या उप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो अधिकारी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा किसी भी हालत में। पंच के खिलाफ लाओ, सरपंच के खिलाफ लाओ या उप सरपंच के खिलाफ लाओ,
दोनों में बैठक की अध्यक्षता सरकारी आदमी ही करेगा। कोई भी इच्छुक सदस्य बैठक में बोल सकता है तथा जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो भी बैठक में बोल सकता है। जिस आदमी पे अविश्वास प्रस्ताव लाए हो ना भैया, उसको बोलने का मौका दोगे, ठीक है, उसको बोलने का मौका दोगे। भैया तुम अपना पक्ष भी रख लो, तुम गलत किए हो या नहीं किए हो, ठीक है। अपील मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि सरपंच या उप सरपंच को ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ गैर कानूनी ढंग से ला दिया गया, लोग षड्यंत्र करके उसको हटा रहे हैं, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पंचायत प्रमुख के लिए लाया जाता है, वो कौन है? ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके लिए लाया जा सकता है। अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हैं और उसको लगता है उसके साथ गोटी हो गया, उसके साथ गेम हो गया, ठीक है, और उसको क्या करना है? अपील करना है, अपने अविश्वास प्रस्ताव की अपील करना है, तो कहां जाएंगे? अगर सरपंच या उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव की अपील करना है तो जो आदमी अध्यक्षता किया था उसके ऊपर जाएगा। कौन? कलेक्टर को अपील करेगा। कितना? 7 दिन के भीतर, ठीक है। और कलेक्टर अपना निर्णय देगा 30 दिन के भीतर, और यही क्या होगा? अंतिम होगा। अगर सरपंच और उप सरपंच को लगता है मेरे साथ गलत हो गया है, तो कलेक्टर के पास जाइए, आवेदन बना के 7 दिन के भीतर, जिस दिन आपको हटाया गया है उससे 7 दिन के भीतर कलेक्टर आपको 30 दिन के भीतर निर्णय देगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लगता है उनके साथ गलत हो गया है, आप कलेक्टर के पास जाइए, सॉरी, आप संचालक के पास जाइए, है ना। जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लगता है उनके साथ गलत हो गया है, तो आप संचालक के पास जाइए, पंचायत रायपुर में, है ना। कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर। वहां जाना थोड़ा दूर है ना, माहौल बनाना दूर है, तो 10 दिनों के भीतर जाइए, वो 30 दिन में निर्णय देगा। अगर जिला पंचायत वाले को लगता है उसके साथ गलत हो गया है, तो वो सीधा जाएगा राज्य सरकार के पास। किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर। और राज्य सरकार निर्णय कब देगा? 45 दिन के भीतर, और ये अंतिम निर्णय होगा। ये पूछा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव की अपील ग्राम पंचायत में कहां होती है? कहां होती है? कलेक्टर के पास। कितने दिन में? 7 दिन में। और कलेक्टर निर्णय देगा 30 दिन में, वो अंतिम होगा, है ना। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर हो गया है तो कहां अपील करेगा? वो अपील करेगा संचालक पंचायत मंत्रालय में, है ना। संचालक पंचायत 10 दिनों के भीतर, 30 दिन में निर्णय देगा। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को आप हटा दिया अविश्वास प्रस्ताव से, तो ये जाएगा सीधा सरकार के पास, सबसे हाई कमान के पास, 15 दिन के भीतर। और कितना? 45 दिन के भीतर निर्णय आएगा, 7, 10, 15, ठीक है। कब नहीं लाया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव में हमेशा क्या चलेगा? 1 साल वाला चलेगा। अविश्वास प्रस्ताव में क्या लग चलेगा? 1 साल वाला। अगर कोई नया आदमी पद ग्रहण किया है ना, अगर कोई नया सरपंच बना है, वो 1 जनवरी 2025 को सरपंच बना है, उसका कार्यकाल चालू हुआ है, ठीक है, तो भैया आप 31 जनवरी 2025 तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। उसको कम से कम 1 साल आप काम करने दोगे, उसको कम से कम 1 साल आप काम करने दोगे, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण करने से 1 साल के भीतर नहीं ला सकते, 1 साल बाद लाएंगे, ठीक है। पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के काल अवधि के भीतर नहीं लाया जा सकता। यदि पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष हो तो भी नहीं लाया जा सकता। अब मान लो ये आदमी 1 जनवरी 2025 को सरपंच बना है ना, इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा? इसका कार्यकाल समाप्त होगा 5 साल बाद, ठीक है। तो 26, 27, 28, 29, 30, है ना, 30। तो आप कब तक नहीं ला सकते? 31 जनवरी, है ना, कब? 2029 में इसका कार्यकाल समाप्त होगा, क्योंकि जनवरी में चालू है, तो पूरा 25, पूरा 26, पूरा 27, पूरा 28, पूरा 29, हाँ, तो 29, 31 दिसंबर 2029 को इसका क्या होगा? 5 साल समाप्त होगा। अब मान लो इसका 5 साल समाप्त होने में 6 माह या उससे कम समय बचा है, इसका 5 साल समाप्त होने में 6 माह या उससे कम समय बचा है, तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि 6 माह बाद नया चुनाव ऑलरेडी होगा। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में 6 माह से कम समय बचा है
तो चुनाव नहीं होता, क्योंकि 6 माह बाद ऑलरेडी नया चुनाव होगा। तो भैया इसको कार्यकाल समाप्ति के 6 माह शेष है तो उसको हटा के क्या ही कर लोगे, क्योंकि 6 माह बाद वो ऑलरेडी हट ही रहा है तो नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पूर्व अविश्वास प्रस्ताव मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ना, तो जो पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके 1 साल के भीतर नहीं ला सकते। अब मान लो 1 जनवरी को 2025 को, है ना, आप किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हो और वो अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, उसमें बहुमत नहीं मिला। बहुमत कौन सा चाहिए जी? जो वहां आदमी वोट डाल सकता है उसका 3/4 बहुमत, और कुल सदस्य संख्या जितने लोगों का नाम है, कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत, और वो जो 3/4 है वो हमेशा 2/3 से ऊपर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी पास होगा। अब मान लो बहुमत नहीं मिला, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो ये नहीं कि 2 दिन बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव, वो फेल हुआ फिर 3 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव, ये काम नहीं करना है। अगर पूर्व में आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, है ना, वो फेल हो गया है, तो 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, 1 साल बाद ही लाओगे। मैं बोला ना अविश्वास प्रस्ताव में 1 साल का गेम चलता है। ठीक है, पूर्व अविश्वास प्रस्ताव उस तारीख से जिस तारीख को पूर्व अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके 1 साल के भीतर नहीं ला सकते, 1 साल बाद ही लाओगे। ठीक है, चलिए नोट, धारा 21 संविधान की अधिकारितातीत नहीं है। पंचायत को गठित करने वाले तत्सम विद्यमान वास्तविक सदस्य ही विचारणीय और उनके 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव ही वैध विधिमान्य होगा। इसमें साफ बोल रहा है धारा 21 के अंतर क्या, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव कब मान्य होगा? जब उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य का जब उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत, है ना, जो वोट डालेंगे उसका 3/4 बहुमत, और वो 3/4 बहुमत हमेशा कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए, तभी पास होगा। ठीक है, चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉल किसको कर सकते हैं? ठीक है, जल्दी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन आप समझिए। पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाना, याद रखिए रिकॉल केवल ग्राम पंचायत में होता है। रिकॉल केवल कहां होगा? ग्राम पंचायत में। ठीक है, जनपद, जिला, संसद, विधायक में रिकॉल नहीं होता। अगर आप विधायक में रिकॉल डाल दोगे ना तो बहुत से विधायक को वापस बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो रिकॉल का फॉर्मेट केवल कहां है? ग्राम पंचायत में है। और ग्राम पंचायत में भी रिकॉल से किसको हटाएंगे? जिसको चुना गया है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचित है, जिसको आप लोग वोट दिए हो। ठीक है, तो प्रावधान रिकॉल, है ना, वापस बुलाना धारा 21 के तहत। कहां? धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत में। किसके द्वारा लाया जाता है रिकॉल? मतदाताओं के द्वारा, मतलब ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, और अविश्वास किसके द्वारा लाया जाता है? अविश्वास लाया जाता है पंचायत सदस्यों के द्वारा, जो चुनाव जीत के गए हैं। दोनों में डिफरेंस है, पंचायत सदस्यों के द्वारा। ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं? पंच। जनपद पंचायत में सदस्य कौन होते हैं? सदस्य। जिला पंचायत में सदस्य। इन लोग लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव और पूरा गांव मिल के लाता है रिकॉल। ठीक है, तो किसके द्वारा लाता है? मतदाताओं के द्वारा। किसके खिलाफ? याद रखना रिकॉल केवल ग्राम पंचायत में चलता है। तो किसके खिलाफ? जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिनको आप लोग वोट दिए हो। तो आप लोग किनको वोट दिए हो? सरपंच को दिए हो और पंच को दिए हो। तो आप रिकॉल किसको कर सकते हो? सरपंच को और पंच को। आप भाई जिसको जिता के भेजे हो उसी को तो वापस बुला सकते हो ना। तो जिता के किसको भेजे हो? सरपंच और पंच को जिता के भेजे हो, और उन्हीं को वापस रिकॉल कर सकते हो। तो सर अगर उप सरपंच को रिकॉल करना होगा तो भैया उप सरपंच बेसिकली क्या है? एक पंच है। अगर मान लो अंजोरा वार्ड से है ना, राम क्या है? उप सरपंच है। ठीक है, उप सरपंच है।
और इसको रिकॉल करना है, तो आप उप सरपंच को रिकॉल नहीं करोगे, ये अंजोरा वार्ड के जो राम पंच है उसको रिकॉल करोगे, तो वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा और उप सरपंच के पद से भी हट जाएगा, क्योंकि वही पंच उप सरपंच था। तो उप सरपंच को हटाने के लिए वो पंच को रिकॉल कर दो, जो उप सरपंच है वो हट जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच पदाधिकारी जैसे सरपंच एवं उप सरपंच। परिस्थिति, अगर पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा ग्राम सभा के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे, तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा वापस बुला सकती है। जैसे जिताने के लिए कागज में सील लगा के वोट देते हो ना, हटाने के लिए भी वैसे ही सेम वोट देना पड़ता है, गुप्त मतदान। जैसे वो चुनाव होता है, चुनाव जिसमें जीत के आदमी पद पर जाता है, तो रिकॉल में भी सेम वैसी चुनाव होता है, पद से हटाने के लिए, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ये बात याद रखिए, रिकॉल पूरे भारतवर्ष में केवल ग्राम पंचायत में है, और ग्राम पंचायत में भी कहां है, केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं, जो चुनाव जीत के गए हैं, सरपंच और पंच, इन्हीं को आप रिकॉल द्वारा हटा सकते हो। कब हटा सकते हो, अगर इन लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे और ग्राम सभा की बात नहीं मान रहे, उनके निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, रिकॉल के लिए क्या होता है, वोटिंग होता है। रिकॉल के लिए वोटिंग होता है, जैसे चुनाव जीतने के लिए वोटिंग होता है, वैसे पद से हटाने के लिए भी वोटिंग होता है। तो चलिए रिकॉल कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। रिकॉल है ना, वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र या सूचना पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए और विहित प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी जैसे अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत ना कर दिया जाए। अगर किसी सरपंच या पंच के खिलाफ रिकॉल लाना है, तो ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, वो लोग जिनका उस गांव के मतदाता सूची में नाम है। तो जितने लोगों का नाम है उनमें से 1/3 सदस्य, जितने लोगों का नाम है उनमें से 1/3 सदस्य, मान लो 100 लोगों का नाम है, तो 1/3 सदस्य मतलब लगभग 33 सदस्य, 33 या 34 सदस्य एक कागज में क्या करेंगे, आवेदन लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे, और रिकॉल के लिए, ग्राम पंचायत के रिकॉल के लिए कहां दे देंगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दे देंगे। ठीक है, इसके बाद ये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किसको बताएगा, निर्वाचन आयोग को बताएगा, और निर्वाचन आयोग क्या करेगा, वोटिंग की तैयारी करेगा। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन आयोग अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। जैसे चुनाव जीतने के लिए वोट हुआ था, सेम वैसे ही हटाने के लिए वोट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कुल मतदान में आधे से अधिक मतदाता सरपंच या पंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं, तो बहुमत पारित होने पर वह सरपंच अपने पद से हट जाएगा और पंच भी अपने पद से हट जाएगा। जिसको रिकॉल करना है वो हट जाएगा। कैसे, आधे से अधिक मतदाता। ठीक है, अगर कुल मतदान के जितना मतदान हुआ है उनमें से आधे से अधिक मतदाता बोलते, मान लो 100 में 80 वोट पड़े हैं, 100 में 80 वोट पड़े हैं, 100 लोग थे, 80 लोग वोट डालने गए हैं, 80 में अगर 41 लोग बोल दिए, 80 में 41 लोग बोल दिए कि इसको हटा दो, तो उसको हटा दिया जाएगा और तुरंत वो हट जाएगा। ठीक है, अगर रिकॉल से आपको तकलीफ है, रिकॉल आपके साथ गलत कर दिया गया है, आपको हटा दिया गया, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। यदि सरपंच या पंच ऐसा लगता है कि ग्राम सभा द्वारा उसे हटाने की कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं की गई है, तो प्रस्ताव को पारित होने के जिस दिन से आप हटे हो, रिकॉल में हटे हो जिस दिन से, उस दिन से 7 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करोगे। किसको करोगे, कलेक्टर को अपील करोगे। कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन उसको लेटर प्राप्त होगा अपील का, 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, और निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। अगर आपको रिकॉल से भी हटा देते हैं तो 7 दिन के भीतर आप अपील कर दोगे, कहां, कलेक्टर को। 7 दिन के भीतर आप अपील कर दोगे, कहां, कलेक्टर को, और कलेक्टर क्या करेगा, अपना निर्णय देगा। ठीक है, निर्णय कितने दिन में देगा, 30 दिन में। अविश्वास प्रस्ताव में भी कहां अपील करते थे ग्राम पंचायत वाले, कलेक्टर को करते थे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, और उसका निर्णय, कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। अगर वो बोल दिया हट जाओ तो हट जाओ, रहो तो रहो। ठीक है,
वापस बुलाने की रिकॉल तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में क्या चलता था, 1 साल चलता था, 1 साल। रिकॉल में क्या चलेगा, आधा, कुल कार्यकाल का आधा मतलब 2.5 साल। ठीक है, रिकॉल में क्या चलेगा, कुल कार्यकाल का आधा और 2.5 साल। वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं ली जाएगी। अगर आप रिकॉल करना चाहते हो सरपंच और पंच को, पर आप तब तक रिकॉल नहीं कर सकते जब तक पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए, है ना। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्य लोग 1 साल का वेट करते हैं कि 1 साल बाद लाएंगे, लेकिन रिकॉल के लिए जो ग्राम सभा के सदस्य हैं जो रिकॉल ला रहे हैं उनको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा। वो जिस दिन सरपंच या पंच पद धारण किया है, जिस दिन से कार्यकाल की गणना प्रारंभ हुई है, उससे 2.5 साल बाद ही आप रिकॉल लाओगे, 2.5 साल पहले रिकॉल नहीं लाओगे, जिसको बोलते हैं आधा कार्यकाल। 5 का आधा 2.5, आधा कार्यकाल पूरा ना हो जाओ। यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, मान लो एक आदमी था जो उपचुनाव में जीता, है ना, उपचुनाव में, चलिए पहले राम सरपंच था, राम क्या था, सरपंच था। अब ये राम हट गया, कितने साल, 2 साल काम करके, 2 साल काम करके राम हट गया। अब श्याम सरपंच बना, तो आपको पता है श्याम पूरे 5 साल के लिए सरपंच नहीं बनेगा, शेष अवधि के लिए सरपंच बनेगा। तो श्याम कितने अवधि के लिए सरपंच बनेगा, 3 साल के लिए। अब श्याम के खिलाफ आपको रिकॉल लाना है, तो कब लाओगे, जब श्याम कितना 1.5 साल पूरा कर लेगा, अपने बचे हुए कार्यकाल का आधा कार्यकाल जब श्याम पूरा कर लेगा, 1.5 साल पूरा कर लेगा, तभी रिकॉल लाओगे। तो रिकॉल में यह चीज याद रखना कि आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद ही ला पाओगे। अगर फ्रेश आदमी चुनाव जीत के आया है 5 साल के लिए, तो उसका आधा कार्यकाल कब होगा, 2.5 साल। अगर उपचुनाव में जो आदमी आया है तो उसका कार्यकाल जितना बचा है, उपचुनाव में जो आया है वो शेष अवधि के लिए आया है, तो शेष अवधि मान लो अगर 3 साल बची है तो 1.5 साल बाद रिकॉल लाओगे, शेष अवधि मतलब 2 साल बची है तो 1 साल बाद रिकॉल लाओगे, है ना, आधा कार्यकाल पूरा होने पर। ठीक है, और अगर पंचायत का टोटल कार्यकाल खत्म होने में केवल 6 माह शेष है तो रिकॉल नहीं ला सकते, क्योंकि 6 माह बाद वो ऑलरेडी हट रहा है। ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ कोई रिकॉल नहीं हो सकता। रिकॉल केवल और केवल ग्राम पंचायत में ही आता है। अविश्वास प्रस्ताव तीनों पंचायत में आएगा दोस्तों, है ना। रिकॉल केवल और केवल ग्राम पंचायत में आएगा। ग्राम पंचायत में भी किनके खिलाफ आएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचित, जिनको आप लोग वोट दिए हो। किनको देते हो, सरपंच और पंच को। ठीक, अगला क्वेश्चन, है ना, सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत पंच को, है ना, क्या रिकॉल कर सकते हैं, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, सीक्रेट बैलेट रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा बहुमत से हटाया जाता है। एक और चीज, अगर आप सरपंच के खिलाफ रिकॉल लाए हो, किसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ रिकॉल लाए हो, तो रिकॉल में मतदान करने कौन जाएगा, पूरा ग्राम सभा। कौन, पूरा ग्राम सभा, ग्राम सभा पूरा जाएगा। क्यों, क्योंकि सरपंच को वोट कौन देता है, पूरा ग्राम सभा देती है। गांव के पूरे लोग सरपंच को वोट देते हैं तब वो सरपंच बनता है। लेकिन पंच को कौन वोट देता है, पंच को वोट देता है वार्ड के मतदाता। कौन, वार्ड के मतदाता पंच को वोट देते हैं। ठीक है, वार्ड से क्या बनता है, पंच, पूरे गांव के लिए क्या बनता है, सरपंच। तो वार्ड के मतदाता किसको वोट देते हैं, पंच को। ठीक है, और पूरा गांव किसको वोट देता है, सरपंच को। सरपंच को हटाने के लिए रिकॉल लाएंगे तो वोट कौन देगा, वही पूरे लोग जो इसको जिताए थे। मतलब सरपंच के रिकॉल में पूरा गांव वोट देगा और पंच के रिकॉल में उस वार्ड के मतदाता वोट देंगे जो उसको जिताए थे। ठीक है, ये डिफरेंस समझिएगा। पंच कहां से होता है, एक वार्ड से होता है। तो इसको कौन वोट देता है, एक वार्ड के लोग वोट देते हैं। तो इसको हटाने के लिए भी कौन वोट देगा, एक वार्ड के लोग ही वोट देंगे। सीधी सी बात, जो जिस चुनाव क्षेत्र से आया है जीत के, उसको हटाने के लिए वही चुनाव क्षेत्र के लोग रिकॉल लाएंगे। ये वार्ड से जीत के आया तो इसको वार्ड के मतदाता हटाएंगे, ये पूरे गांव से जीत के आया तो इसको पूरे गांव के मतदाता हटाएंगे। ठीक है, चलिए
जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए रिकॉल नहीं ला सकते। रिकॉल केवल ग्राम पंचायत में चलता है। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष बाद उपचुनाव होता है तो कितना कार्यकाल बचा? 3 वर्ष बचा। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में आधा कितना होगा? 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष बाद ही रिकॉल लाओगे। अगर मान लो 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 वर्ष बाद उपचुनाव हुआ तो 2 साल बचा कार्यकाल, शेष अवधि 2 साल। अब वो 2 साल में जो नया आदमी आएगा उसके लिए रिकॉल कब लाओगे? जब उसका बचा हुआ कार्यकाल पूरा आधा पूरा हो जाए। तो 2 का आधा कितना होगा? 1 साल। तो उसके लिए 1 साल बाद लाओगे, है ना। पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, धारा 39। निलंबित कब होते हैं? है ना, इनको सस्पेंड भी किया जाता है, इनको सस्पेंड भी किया जाता है। धारा 39 के तहत विहित प्राधिकारी, है ना, ग्राम पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी कौन है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ग्राम पंचायत के लिए। ऐसे किसी भी पंचायत पदाधिकारी को उसके पद से निलंबित कर सकेगा यदि उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के तहत, जैसे हत्या, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, महिला एवं बाल शोषण, बलात्कार आदि प्रकार के जघन्य अपराध उसके खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन है। निलंबन की सूचना 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार 90 दिन के भीतर करेगी। अगर नहीं की तो 90 दिन के भीतर निलंबन स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसको मैं बता रहा हूं। मान लो अगर किसी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित करना है, ग्राम पंचायत का पदाधिकारी कौन होता है? सरपंच होता है, उप सरपंच और पंच होता है। अगर मान लो किसी सरपंच के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके खिलाफ हत्या का रिपोर्ट लिखा दिए हैं और उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसको सजा नहीं मिली है। तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? निलंबित कर देंगे। क्या करेंगे? सस्पेंड कर देंगे। भैया तेरे खिलाफ रिपोर्ट हो गई है, तेरे को सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंड कौन करेगा? ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, है ना। और अपने सस्पेंशन की जो लेटर है वो कहां देगा? राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार 90 दिन के भीतर उसमें ओके रिपोर्ट दे दी कि ठीक है इसको सस्पेंड किए हो, सही किए हो, तो वो सस्पेंड ही रहेगा। अगर 90 दिन के भीतर उसको सस्पेंशन को राज्य सरकार अप्रूव नहीं करती तो 90 दिन के भीतर, 90 दिन बाद उसका क्या हो जाएगा? सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा सस्पेंशन। ठीक है। तो भैया यहां पे बोल रहा है अगर जघन्य अपराध जैसे हत्या का अपराध, जेल में हत्या, गैर इरादतन हत्या, महिला और बच्चों का शोषण करता है, किसी का बलात्कार किया है, कुछ और किया है और उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सस्पेंड करने के बाद 10 दिन के भीतर रिपोर्ट भेजी जाएगी राज्य सरकार को और राज्य सरकार उसमें 90 दिन के भीतर अपना अप्रूवल देगा। अगर राज्य सरकार ने 90 दिन के भीतर अप्रूवल नहीं दिया तो 91 दिन उसका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला, पंचायत के पदाधिकारी को सस्पेंड करने के लिए कौन है ना। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच को आप सस्पेंड कर सकते हो। कौन? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। ठीक है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य को कौन? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर सस्पेंड करेगा। जिला पंचायत में कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, अगर इनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता है तो ग्राम पंचायत में कौन? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जो तहसीलदार होता है, जो आपके आय प्रमाण पत्र उस सब में साइन करता है, वो अधिकारी क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। अभी पद से हटाएगा नहीं, सस्पेंड करेगा। जनपद पंचायत में सस्पेंड कौन करेगा? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। जिला पंचायत में सस्पेंड कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। ठीक है। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत के सदस्य में से कोई एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा जिसे स्थानापन्न कहेंगे। अब यहां स्थानापन्न अध्यक्ष, चाहे ग्राम पंचायत में स्थानापन्न सरपंच, ग्राम पंचायत में स्थानापन्न सरपंच, जनपद में स्थानापन्न अध्यक्ष, जिला में स्थानापन्न अध्यक्ष। अब मान लो जनपद या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिए, तब तो वो अब सरपंच का काम नहीं कर पाएगा, अध्यक्ष का काम नहीं कर पाएगा, है ना। तब काम कौन करेगा? जो सदस्य हैं उन लोग एक बैठक बुलाएंगे और अपने में से किसी एक सदस्य को क्या कर देंगे? स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट अध्यक्ष या सरपंच बना देंगे। ठीक है। और वो कब तक काम करेगा? जब तक वो वापस ना आ जाए। ठीक है। तो यही होता है स्थानापन्न, है ना। स्थानापन्न मतलब सब्स्टिट्यूट। ठीक है। अब मान लो एक ग्राम पंचायत में 15 पंच है, 15
पंच है, ठीक है। 15 पंच में से राम क्या था, राम था सरपंच, राम था सरपंच। राम क्या हो गया, निलंबित हो गया, निलंबित हो गया। अब राम निलंबित हो गया तो सदस्य लोग क्या बनाएंगे, बैठक बुलाएंगे, सदस्य लोग बैठक बुलाएंगे, ठीक है, सदस्य लोग बैठक बुलाएंगे। राम तो निलंबित हो गया, हट गया अभी, है ना, वो अभी सरपंच नहीं है, तो सदस्य लोग क्या बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे। और ये बैठक में ये 15 लोग थे, है ना, 15 में से एक को, ये 15 में से किसी एक को क्या चुन लेंगे, स्थानापन्न, स्थानापन्न सरपंच चुन लेंगे, ठीक है। ये जो ग्राम पंचायत के पंच है, अपने में से किसी एक को स्थानापन्न सरपंच चुन लेंगे जो काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है स्थानापन्न सरपंच। 3 टाइप के सरपंच होते हैं। एक होता है स्थानापन्न सरपंच, मान लो सरपंच था, किसी कारणवश पद से हट गया है या निलंबित हो गया है, उसके बदले जिस आदमी को ग्राम पंचायत के लोग चुने हैं वो कहलाएगा स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट। ये उसी वर्ग के आदमी को चुनेंगे जिस वर्ग का पहला सरपंच था। अगर मान लो पहला सरपंच ओबीसी महिला थी तो स्थानापन्न सरपंच चुनते समय भी ओबीसी महिला को देखा जाएगा, ठीक है। सरपंच था और अभी हट गया तो स्थानापन्न सरपंच। एक होता है अस्थायी सरपंच, मान लो किसी कारण से ग्राम पंचायत में पंचों का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव ही नहीं हो पाया, मतलब सरपंच था ही नहीं, तो जो ग्राम पंचायत के पंच है उन लोग अपने में से एक को अस्थायी सरपंच चुनेंगे। सरपंच कभी था ही नहीं, चुनाव हुआ ही नहीं, तो जो बनेगा वो है अस्थायी। तीसरा होता है बहिर्गामी सरपंच, जो पुराना सरपंच है ना, वो इस 5 साल में अब सरपंच नहीं रहा, पिछले 5 साल में सरपंच था, अभी चुनाव हार गया, सरपंच नहीं है, तो उसको बोलेंगे बहिर्गामी सरपंच, जो बाहर जाने वाला है, अब वो सरपंच नहीं है। तो बहिर्गामी सरपंच का काम क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट, पंचायत के पूरे डॉक्यूमेंट किसको दे दे, नए सरपंच को। अगर वो नए सरपंच को पंचायत का डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। 3 टाइप के सरपंच, ठीक है। स्थानापन्न सरपंच तब आता है जब सरपंच था और अभी नहीं है। अस्थायी सरपंच तब आता है जब सरपंच का चुनाव ही ना हुआ हो, ठीक है। और दोनों स्थानापन्न सरपंच भी और अस्थायी सरपंच भी कौन चुनेगा, सदस्य लोग ही अपने में से एक को चुनेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम किसमें होगा, ऐसा ही सेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी होगा, ठीक है। अब निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना, रिमूवल, पूरी तरह पद से हटाना। यहां क्या किए, सस्पेंड किए थे, वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन यहां पे वापस आने की उम्मीद अब नहीं है। तो हटाते कैसे हैं, धारा 40 के तहत, ठीक है। आपको पता है धारा 37 है त्याग पत्र, ठीक। धारा 38 है क्या, रिक्ति का भरा जाना, वापस भरा जाना, रिक्ति का भरा जाना, ठीक है। धारा 39 क्या है, धारा 39 है आपको पता है क्या, निलंबन, है ना, मतलब आपको सस्पेंड करना। और धारा 40 क्या है, पूरा पद से हटाना, हटाना, ठीक है। तो यहां पद से हटाना धारा 40। चलिए आगे देखते हैं, है ना। प्रावधान धारा 40 के तहत राज्य शासन या विहित प्राधिकारी किसी भी पंचायत पदाधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा अगर वो निम्न बातों का दोषी पाया जाता है। यदि कोई भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, मतलब कोई पंचायत का पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, उप सरपंच हो, अध्यक्ष हो, सदस्य हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी पंचायत पदाधिकारी को धारा 40 के तहत हटाया जा सकता है। हटाएंगे कब, अगर वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान नहीं करता, भारत में फूट डाल रहा है, भारत को तोड़ रहा है ना। यदि वो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और महिलाओं के साथ सम्मान से नहीं रहता, महिलाओं के साथ गलत करता है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएससी का क्वेश्चन, अगर वो पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसमें नियोजन स्वीकार कर लेता है, मान लो कोई सरपंच है जो वकील भी है, कोई सरपंच है वकील भी है, कोई तीसरा आदमी पंचायत पे केस कर दिया और वो सरपंच वो तीसरे आदमी के तरफ से वो कर लड़ रहा है, क्या केस लड़ रहा है, तो वो आदमी हटा दिया जाएगा। आप जिस संस्था में हो उस संस्था के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकते, आप जिस संस्था में हो उस संस्था के विरुद्ध वकालत नहीं कर सकते। ये पूछा गया था पीएससी में कि भैया अगर कोई पंचायत का पदाधिकारी पंचायत के खिलाफ ही किसी दूसरे आदमी का केस लड़ रहा है तो उसको पद से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि तो ये सब जानता है ना पंचायत के बारे में, ये तो हरवा देगा पंचायत को, है ना।
पंचायत के पद पर रहते हुए कोई पदाधिकारी पंचायत के किसी नौकरी में अपनी स्थिति का फायदा उठा के अपने नाते रिश्तेदार को लाभ पहुंचाता है, जैसे माता पिता, पुत्र पितरी, बहन बहनोई, जेठ जेठानी, ननंद देवरानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, साला साली। अगर मान लो कोई भी पंचायत का पदाधिकारी अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाता है तो भी हटा देंगे। अगर पंचायत का कोई पदाधिकारी किसी सरकारी भूमि को जब्ती बना लिया है ना, अपने पद का फायदा उठाते हुए सरकारी जमीन को घेर लिया तो भी हटा देंगे। यदि वह अपने कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी हो, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बार बार गलत काम कर रहा है तो भी उसको हटा देंगे। यदि उसके पद पर बहना रहना लोकहित में लाभदायक ना हो, अगर मान लो वो सरपंच क्रिमिनल माइंड का है, ठीक है, पूरे गांव में दारू बिकवा रहा है, तो उसका पद पर बहना रहना सही नहीं है, ठीक है, वो पैसा देके धोखे से जीत के आ गया, लेकिन वो पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए बिल्कुल खराब है, पूरे गांव को दूषित कर रहा है तो भी हटा देंगे, ठीक है। यदि पंचायत के कामकाज में भाग न ले, अगर वो पंचायत का सरपंच और पंच या उप सरपंच होके भी पंचायत की बैठक में आ ही नहीं रहा, पंचायत के काम में ध्यान ही नहीं दे रहा, तो भी उसको हटा देंगे। ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पंचायत का कोई भी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना, आप ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना ये काम करोगे तो हटा दिए जाओगे। जैसे पंचायत के 6 माह में पंचायत के 6 माह के काम के दौरान आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहे, ग्राम पंचायत चाहे जनपद जिला हो या ग्राम पंचायत हो, कोई भी ग्राम पंचायत का पदाधिकारी, ठीक है, पंचायत के 6 माह के काम में, पंचायत के 6 माह के काम में आधे से अधिक काम में वो आया ही नहीं है, आधे से अधिक बैठकों में वो आया ही नहीं है तो उसको हटा देंगे, वो आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आधे बैठकों में भी आए तो कोई बात है, वो आ ही नहीं रहा है तो उसको हटा देंगे। यदि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि वो पंचायत की 3 बैठक बुलाने में, 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है ना, पंचायत की बैठक हर माह में एक बार होती है, जनपद की भी, जिला की भी, ग्राम की भी, है ना, और ये पंचायत की 3 बैठक, लगातार 3 बैठक, मतलब 3 बैठक में 3 माह से आ ही नहीं रहा है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। या पंचायत की स्थायी समितियों की लगातार 3 बैठक में नहीं आता, हर पंचायत में स्थायी समिति होती है, पंचायत की स्थायी समिति की लगातार 3 बैठक में नहीं आ रहा है तो भी हटा देंगे, है ना। तो जब पंचायत की बैठक की बात होगी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, वहां 3 बैठक तक देखेंगे, लेकिन जब ग्राम सभा की बात होगी तो सरपंच को 5 मौका मिलता है ना। ग्राम सभा की बात होगी तो सरपंच को 5 मौका मिलेगा। अगर ग्राम सभा की गणपूर्ति नहीं कर पाता है सरपंच, तो पहले 3 बैठक में देखेंगे कि ये गणपूर्ति नहीं कर पाया तो उसको 2 बैठक का और अवसर देंगे, वो 2 बैठक में भी गणपूर्ति नहीं कर पाएगा सरपंच, तब उसको पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। लेकिन अगर वही ग्राम पंचायत की बैठक है, पंच, सरपंच और उप सरपंच की बैठक है, तो 3 का मौका मिलेगा, ठीक है। जिस भी पंचायत पदाधिकारी को हटाना है, जिस भी पंचायत पदाधिकारी को हटाना है, उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप न्यायालय में जाओगे तो भी, कहीं भी जाओगे तो भी, आप भले किसी भी अपराध के दोषी हो, आपको प्रॉपर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से कौन हटा सकता है? कौन अधिकारी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटा सकता है? अगर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को हटाना है तो कौन हटाएगा? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। दोस्तों अधिकतर जगह यही मिलेगा, कौन? आपको सक्षम प्राधिकारी। अगर ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को आपको हटाना है तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हटाएगा। जनपद पंचायत के पदाधिकारी को हटाना है तो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर हटाएगा, और जिला पंचायत के पदाधिकारी को हटाना है तो डायरेक्ट पंचायत, कौन? समाज कल्याण, है ना, पंचायत विभाग हटाएगा, पंचायत मंत्रालय हटाएगा, ये जिला है, ठीक है। तो धारा 40 का प्रयोग कौन करेगा? धारा 40 का प्रयोग ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करेगा, जनपद पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर करेगा, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत करेगा, जो रायपुर में बैठा है, ये हटाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जनपद पंचायत की अध्यक्ष को एक संकल्प अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। सेम वही, या तो अविश्वास प्रस्ताव ला दो या फिर संकल्प पारित कर दो। स्वयं त्याग पत्र, धारा 37 के तहत कोई भी पंचायत पदाधिकारी अपना त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। धारा 37 के तहत क्या है? पंचायत के पदाधिकारियों का त्याग पत्र। पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो अपना त्याग पत्र लिखित रूप में देकर अपने पद से हट सकता है।
परंतु पत्र निवेदित करने वाला व्यक्ति उसके प्रभावशील होने के पूर्व अपना त्याग पत्र वापस ले लेगा। देखिए, अगर आप त्याग पत्र देते हो और आपका त्याग पत्र अभी होल्डिंग में है, अप्रूव नहीं हुआ है, तो अप्रूव होने से पहले अपना त्याग पत्र आप वापस ले सकते हो, है ना। आप त्याग पत्र देते हो तो त्याग पत्र अप्रूव भी होना चाहिए। अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी त्याग पत्र देता है और उसका त्याग पत्र अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है भाई तू दे दे त्याग पत्र करके, अप्रूव नहीं हुआ है तो अप्रूव होने से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा। ऐसा नहीं कि एक बार त्याग पत्र दे दिया तो फंस गया, ठीक है। त्याग पत्र सरपंच, उप सरपंच और पंच किसको त्याग पत्र देंगे? सरपंच और उप सरपंच किसको देंगे? जिला संयुक्त संचालक, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण। जिला में जो पंचायत विभाग है, जिला में जो पंचायत विभाग है उसके संचालक को कौन त्याग पत्र देगा? सरपंच और उप सरपंच। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। अगर ग्राम पंचायत के प्रमुख मतलब सरपंच और उप सरपंच को अपना त्याग पत्र देना है तो जिला संयुक्त संचालक, जिले के संचालक को देंगे, रायपुर के नहीं, राज्य के नहीं, जिले के संचालक को दिया जाएगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत के लिए कौन? कलेक्टर को क्या देंगे? त्याग पत्र, है ना। अब पंच लोग बचे, पंच अपना त्याग पत्र किसको देगा? सरपंच को त्याग पत्र देगा। जनपद पंचायत का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। जिला पंचायत का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा, ठीक है। जो पंचायत प्रमुख होते हैं वो बड़े अधिकारियों को त्याग पत्र देंगे, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उन लोग अपने अध्यक्षों को त्याग पत्र देंगे। डिफरेंस समझिए, है ना। पंचायत, ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होता है? पंच, तो पंच अपना त्याग पत्र देगा सरपंच को। जनपद पंचायत में सदस्य कौन होता है? जनपद पंचायत सदस्य, ये किसको देगा? अध्यक्ष को। जिला पंचायत में भी सदस्य किसको देंगे? अध्यक्ष को। लेकिन अगर प्रमुखों की बात करें, जैसे सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोग अधिकारियों को देंगे। कौन अधिकारी को? इन अधिकारी को देंगे, ठीक है। अपना त्याग पत्र देने वाला पदाधिकारी अपने त्याग पत्र के स्वीकृत होने से पहले सूचना देकर अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। मैं पहले भी बोला, जो आदमी त्याग पत्र दे रहा है वो त्याग पत्र अप्रूव होने के पहले वापस ले सकता है। विहित प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करता है तो वह अधिसूचना जारी करेगा और उसी दिन से पद रिक्त माना जाएगा। अगर आपका त्याग पत्र अप्रूव हो गया, अधिकारी को दिए हो और अधिकारी आपका त्याग पत्र अप्रूव कर लेता है तो उसी समय नोटिस जारी करेगा और आपका पद खाली हो जाएगा। पद खाली होने पर भरने की व्यवस्था, पंचायत के चुनाव के बाद 5 साल के कार्यकाल के बीच में अगर त्याग पत्र, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, निलंबन या पद से हटाए जाने के तहत पद खाली हो जाता है ना, तो पंचायत की बैठकों में भाग न लेने की वजह से सरपंच तथा पंच के पद रिक्त होते हैं तो उस पद को जल्द चुनाव करवा के भरा लिया जाएगा। चुनाव कब होगा? 6 माह के भीतर। तो 6 माह काम कौन करेगा? अस्थायी आदमी करेगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लो सरपंच त्याग पत्र दे देता है, सरपंच त्याग पत्र दे देता है 2 साल में, अभी 3 साल का कार्यकाल बचा है, तो उसके पद को जल्द से जल्द भरेंगे। पद को भरने के लिए सरपंच का चुनाव कितने दिन में कराएंगे? 6 माह में कराएंगे। पर 6 माह में अभी जब चुनाव होगा तब होगा, अभी के समय काम कौन करेगा? अभी के समय काम करने के लिए जो पंच लोग हैं अपने में से एक को क्या चुन लेंगे? स्थानापन्न सरपंच, जो आपको बताया था। सेम यही प्रोसेस होगा जिला पंचायत और जनपद पंचायत में भी, ठीक है। बशर्ते जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक सरपंच का पद खाली नहीं रहेगा, अपितु इस पद पर पंच लोग, जो ग्राम पंचायत के पंच है, वो अपने में से किसी एक को क्या कर लेंगे? स्थानापन्न सरपंच का चुनाव, है ना, स्थानापन्न सरपंच चुन लेंगे, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहेंगे। यदि 6 माह ही शेष है, अगर चुनाव होने में 6 माह शेष है, ठीक है, मान लो पंचायत का कार्यकाल खत्म होने में मात्र 4 महीने बचा है और सरपंच त्याग पत्र दे दिया, तो क्या होगा? फिर से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि 6 माह बाद नया चुनाव होगा, उसी में नया सरपंच जीत के आएगा। पर ये 4 महीने कौन काम करेगा? स्थानापन्न सरपंच करेगा, ठीक है। स्थानापन्न सरपंच तो चुना ही जाएगा। मान लो 4 माह बचा है कार्यकाल जनपद पंचायत अध्यक्ष का, ठीक है। इसमें तो स्थानापन्न आएगा ही नहीं। मान लो ग्राम पंचायत के सरपंच का 4 माह कार्यकाल बचा है और वो त्याग पत्र दे दिया, तो 6 माह के भीतर उसका नया चुनाव होना है, तो नए चुनाव में क्या होगा? नया सरपंच चुन के आएगा। लेकिन ये 4 माह, बचे हुए 4 माह कौन काम करेगा? स्थानापन्न सरपंच करेगा, ठीक है।
चलिए, ये हो गया। यदि 6 माह ही शेष बचा है चुनाव में, तो इस परिस्थिति में उपचुनाव नहीं होगा, स्थानापन्न पदाधिकारी ही शेष कार्यकाल तक कार्य करेगा। वही चीज मैं बताया, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ना कि उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा। वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ये नहीं होगा, ये बोल रहा है, ये सब काम नहीं होगा। अगर मान लो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है तो क्या किया जाएगा? स्थानापन्न का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, इन लोग नहीं बन सकते। याद रखना, अगर सरपंच छुट्टी में है और वापस आएगा, सरपंच छुट्टी में है और वापस आएगा, तब उप सरपंच काम करेगा। मतलब सरपंच जब छुट्टी जाएगा तभी उप सरपंच काम करेगा। जनपद अध्यक्ष जब छुट्टी जाएगा तभी उपाध्यक्ष काम करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष जब छुट्टी जाएगा तभी उपाध्यक्ष काम करेगा। अगर इन लोग पद से हट जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं तब उपाध्यक्ष काम नहीं करेगा, तब स्थानापन्न चुनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ही है, वो कैसे सरपंच बन जाएगा? वो कब बनेगा? उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ही है, वो अध्यक्ष कैसे बन जाएगा? वो अध्यक्ष तब बनेगा जब अध्यक्ष बोले मैं छुट्टी में जा रहा हूं और तू संभाल, है ना। अगर वो पद से हट गया तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष ही रहेगा, स्थानापन्न चुना जाएगा। तो याद रखना, कोई भी पंचायत प्रमुख जब छुट्टी में जाएगा तभी उसका उप प्रमुख काम करता है। अगर वो पद से हट गया है, पद पे वापस नहीं आएगा, तो स्थानापन्न काम करेगा। और 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा है तो स्थानापन्न काम करते रहेगा, 6 महीने में चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आकस्मिक रिक्ति ग्राम पंचायत के सरपंच पद के रिक्त होने पर ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत का एक विशेष अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन में ग्राम पंचायत अपने में से, ग्राम पंचायत के पंच लोग अपने में से किसी व्यक्ति को सरपंच के लिए क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे, जो कब तक कार्य करेगा? जब तक पंचायत का चुनाव ना हो जाए और नया सरपंच चुन के ना आ जाए। पंचायत का चुनाव कब होगा? अगर 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा है तो, 6 माह से कम कार्यकाल बचे रहेगा तो चुनाव नहीं होगा। यही स्थानापन्न आदमी पूरे समय को काटेगा। ठीक है, कार्यवाहक पदाधिकारी चुनते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि नया पदाधिकारी उसी वर्ग का हो जिसके लिए वह पद आरक्षित है। अब देख लो, मान लो दोस्तों कि अगर ओबीसी फीमेल थी, ओबीसी फीमेल सरपंच थी, ठीक है, ओबीसी फीमेल सरपंच थी और ये हट गई पद से, ये पद से हट गई और अभी भी इसका कार्यकाल 3 साल बचा है, तो जब आप स्थानापन्न चुनोगे, जब आप स्थानापन्न चुनोगे तो वो कौन रहेगी? ओबीसी फीमेल को ही चुनोगे। ठीक है, तो जिस वर्ग का है उसी को चुनना है, और नहीं है तब फिर देखा जाएगा। ठीक है, अगर किसी ग्राम पंचायत में सरपंच पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था तो नए कार्यवाहक सरपंच के पद पर इसी वर्ग के किसी पंच को चुना जा सकता है। यह अनुसूचित जनजाति पहले था, उसी वर्ग के आदमी को चुना जा सकता है। अगर सरपंच पद पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है तो कार्यवाहक सरपंच भी उसी वर्ग की महिला को चुना जाएगा। जिस वर्ग के थे उसी वर्ग को चुना जाएगा। अगर कोई भी महिला पंच उस वर्ग से नहीं है तो फिर दूसरे वर्ग की महिला पंच को सरपंच पद के लिए चुना जाएगा। अब जैसे ये देख लो, ओबीसी फीमेल था, ओबीसी फीमेल था, ठीक है, अब ओबीसी फीमेल था सरपंच पद और ये हट गया, ओबीसी फीमेल सरपंच थी, एक ही थी, वो हट गई। अब बचे हुए पंच में कोई भी ओबीसी फीमेल नहीं है तो अपन किसी अन्य वर्ग की महिला पंच को ही चुनेंगे, पुरुष नहीं बनेगा, कोई अन्य वर्ग की महिला पंच ही बनेगी। ठीक है, वही बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ग का हो उसी वर्ग से। सरपंच के विषय में सही है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, सरपंच को रिकॉल भी किया जा सकता है। रिकॉल पूरे भारत में केवल ग्राम पंचायत में भी है, वो भी डायरेक्ट चुनाव जीते हुए आदमी के लिए। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसर पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। मैं बोला ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बैठक बोलेगा तो 3 बार का मौका मिलता है। ठीक है, और
ग्राम सभा की बैठक बोलेगा तो सरपंच को 5 बार मौका मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका पंचायत पदाधिकारी का पद मुक्ति। ठीक है, धारा एक बार और बता देता हूं, धारा 21 क्या, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद धारा 28 क्या, जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव। धारा 35 जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव, है ना। धारा 37 त्याग पत्र, सभी का त्याग पत्र। धारा 38 है ना, रिक्ति का भरा जाना, पद खाली हुआ है उसको भरा जाना, है ना। धारा 39 निलंबन, अगर कोई गलत काम का आरोप लग गया है तो निलंबन। धारा 40 अगर आरोप सिद्ध हो गया या गलती किए हो तो पद से हटाना। ये तो हो गया आपका मेन धारा। अब धारा 21 का क्या है, रिकॉल, केवल कहां, ग्राम पंचायत में। अब 21 से एक कम 20 में क्या होगा, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि। 28 से एक कम 27 जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि। 35 से एक कम 34 जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन और पदावधि। ये अपना इतने प्रमुख धारा आज हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्विक रिवीजन, आपको कितना समझ में आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए कितनी यूजफुल है ये भी बताइएगा। दोस्तों मैं बता दूं अभी आबकारी आरक्षक का भी फॉर्म भराना चालू हो गया है। आप कहीं से भी तैयारी करिए लेकिन तैयारी करिए। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि फिजिकल नहीं होगा, केवल मापजोक होगा। ठीक है, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़, शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ की भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कुछ डिटेल चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एक और सीरीज चल रही है, वो है मॉडल पेपर की। 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, हम जल्द ही नया एक और मॉडल पेपर लेके आएंगे। 15 तारीख से पहले कम से कम 5 मॉडल पेपर कराने की कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो भी देखना दोस्तों। और भी वीडियो हमारे प्ले स्टोर, हमारे प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।